हेलो। तो स्वागत है आपका नेक्स्ट व्लॉग में। काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने का मौका मिला, आप लोगों से मिलने का मौका मिला है। पिछले 3 हफ्तों से यार मैं एक लाइसेंसिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, तो वो क्लियर हो चुका है थैंकफुली। अब मैं थोड़ा फ्री हुआ हूँ, तो मैं सोचा एक वीडियो बना लेता हूँ, है ना। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझसे एक रिक्वेस्ट करी थी कि व्हाट इज़ द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कमिंग टू कैनेडा एज अ स्टूडेंट। तो बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं कोशिश करूँगा कि स्टार्टिंग से यहाँ तक लैंड होने के खर्चे क्या क्या है। तो वीडियो पूरी देखना, मैं कोशिश करूँगा सब कुछ बताऊँ और आपको एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि एट द एंड ऑफ द वीडियो की ओवरऑल कॉस्ट क्या लगेगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं सबसे पहला खर्चा। तो जैसे ही आपके मन में आ जाता है कि यार बाहर जाना है, स्टडी करनी है, कनाडा जाना है, तो सबसे पहले आप जाते हो एक एजेंट के पास, है ना। तो आप बहुत ज़्यादा बहुत अलग अलग एजेंट्स के पास जाते हो, पूछते हो क्या क्या है, आइडिया वगैरह लेते हो। तो कुछ एजेंट्स चार्ज करते हैं अपने सर्विसेज के लिए, अगर आप उनको ऑप्ट करते हो कि हाँ यार मुझे इस एजेंट के साथ जाना है। और कुछ एजेंट्स क्या होते हैं, उनका ना फ्री होता है चार्ज, उनका ना कम टाई अप्स होता है यहाँ पे कॉलेजेस के, तो एडमिशन के बेस पे उनको 5 to 10% ऑफ द फीस उनको मिल जाती है, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द एजेंट्स जो होते हैं उनका फ्री होता है या कुछ नॉमिनल चार्ज होते हैं। मैंने 30,000 रुपये दिए थे, जो कि मुझे देने नहीं चाहिए थे, है ना, मुझे पता नहीं था उस बारे में। तो फर्स्ट खर्चा हो जाता है कि एजेंट का। गाइस अब दूसरे खर्चे की बात कर लेते हैं, जो है इंग्लिश टेस्टिंग। एक एग्ज़ाम होता है, वो आपको क्लियर करना होता है, जिसका नाम होता है IELTS, है ना। तो कुछ लोग IELTS कहते हैं, कुछ लोग IELTS कहते हैं, और कुछ लोग IELTS, कुछ भी कह लो, है ना। तो आपको, अगर आप 12th के बाद आ रहे हो, तो आपको 6 बैंड चाहिए, नो लेस देन 6 इन एनी ऑफ द क्राइटेरिया। और अगर आप ग्रेजुएशन के बाद आ रहे हो, तो आपको 6.5 चाहिए विथ नो लेस देन 6। तो ये बैंड हो जाती, ये आपका रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब ये एग्ज़ाम लिखने का खर्चा होता है, मेरे ख्याल से इंडिया में अराउंड 14-15,000 चल रहा है अभी रेट। तो फर्स्ट खर्चा ये हो जाता है, ठीक है। 15,000 आपका, ये मान लो अप्रॉक्सीमेट लगा लेते हैं, 15,000 आपके IELTS लिखने का खर्चा हो जाता है। तो ये IELTS एग्ज़ाम लिखने के लिए ना कुछ लोग कोचिंग भी लेते हैं, मैंने भी ली थी। तो यार कोई डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, एक बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम है। लेकिन क्या है, एक हवा बन रखा है यार कोचिंग लेनी है, क्योंकि ना लोगों को ना आइडिया नहीं है। अब यूट्यूब वगैरह सर्च करो, आपको आइडिया लग जाएगा, लेकिन ना एक कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यार मैं यूट्यूब से पढ़ के एग्ज़ाम दे सकता हूँ वगैरह। तो फिर नॉर्मली कोचिंग लेते हैं लोग, है ना। तो एवरेज मैं बता रहा हूँ 10 से 20,000 इतना वेरी करता है। मैंने भी मेरे ख्याल से 9,500 के करीब दिए थे। तो सेकंड खर्चा आपका ये आ जाता है कि IELTS की कोचिंग लेना। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई बहुत लेना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आप लेते हो तो ये एक एडिशनल एक्सपेंस हो जाता है। मैं मान लेता हूँ, एक आप एवरेज लगा लो यार 12,000, ठीक है। तो फर्स्ट खर्चा आ जाता है IELTS का 15,000 का एग्ज़ाम लिखने का, और उससे पहले कोचिंग लेने का एक्सपेंस हो जाता है, ये मान लो 12,000। तो टोटल अभी तक हो गए 27,000। तो अब मान लेते हैं आपका IELTS एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। मैंने अभी तक 27,000 ऐसे कैलकुलेट किया है, आपकी एजेंट की 1 भी रुपये की फ़ीस नहीं जा रही, तो टोटल 27,000 रुपये हो गए, ठीक है। अब आप IELTS के लिए तैयार हो गए हो, अब आप रेडी हो IELTS के बाद आपका रिजल्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप रेडी हो चुके हो कॉलेज में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो आप 2-3 कॉलेज में आपका एजेंट बोलता है कि यार आपका जो इंटरेस्ट है, आप जो भी कुछ करना चाहते हो, तो ये कुछ कॉलेजेस से यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो अब एप्लीकेशन फ़ीस होती है, फ्री नहीं होती फ़ीस, आपको अप्लाई करने के लिए भी एक फ़ीस देनी पड़ती है। तो ये वेरी करता है, 100, 200, 250 वेरी करता है। तो आप एक कॉलेज में ही नहीं अप्लाई करोगे, आप सेफ साइड होने के लिए 2-3 कॉलेजेस में अप्लाई ज़रूर करोगे। तो ये भी एक एक्सपेंस हो जाता है। तो इसका मान लेते हैं आप $200 और ऐड कर लो, तो $200 अब आज के, अगर मैं एक लगा लूँ अप्रॉक्सीमेट, $61 इस 60 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। तो 12,000 और जोड़ लो, है ना। मैं $200 ही ले रहा हूँ एप्लीकेशन फ़ीस, 2 कॉलेज या कुछ भी आप लगा लो, 2 कॉलेज में अप्लाई करने के लिए। तो 12,000 और जोड़ लो, तो 39,000, 40,000 मान लेते हैं। अभी तक का खर्चा हो गया मेरा 40,000 रुपीज़। So, do you study in this college, in this school? No, I go to Air Canberra. What's that? Air Canberra to high school. Oh, nice. You're in high school? Yeah. Oh, wow. I'm just short, yeah. Oh, how old are you? I'm 14 years old. 14 years old. Oh my God. You don't look like. I know. Okay. So how are you doing? I'm good. Do you play any sport or something? Football. Football?
Nice. Who's your favorite football player? Ah, You have one? it's quite debatable, right? Between Messi and Ronaldo. Who's your favorite though? I would select Ronaldo. I agree. You agree? Good choice, very good Yeah, choice. yeah. Glad to meet you. Nice to meet you too. Yeah. गाइस अभी एक रैंडम बंदा मिला था, वो बच्चा देख रहा था, तो फिर मैंने सोचा यार उससे कुछ बातचीत कर लेते हैं ना। तो अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। आपको खुशखबरी मिल गई है कि आपकी एप्लीकेशन सेलेक्ट हो गई है इस कॉलेज में। तो अब आ जाती है फ़ीस भरनी है। तो नॉर्मली आपका कॉलेज आपको एक्सपेक्ट करता है कि 1 साल की फ़ीस एडवांस में भरो। एक्सपेक्ट नहीं, ये मैंडेटरी है, आपको 1 साल की फ़ीस मैंडेटरी भरनी होती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया था, जो कि ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं बस, है ना। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की फ़ीस ऑन एन एवरेज 10 to 20,000 इन 20 to 20,000 फॉर 1 ईयर आपकी लग जाती है। तो मैम ये भी एक लोअर साइड है ना। तो मैं एवरेज मान लेता हूँ यार $15,000 आपकी साल की फ़ीस जा रही है, एवरेज, है ना। तो $15,000 मान लेते हैं, 9 लाख रुपए आपने फ़ीस भर दी 1 साल की। तो अब जोड़ लो, 40,000 हो गए थे, अब नेक्स्ट खर्चा आ गया 9 लाख का। तो आपके 9,40,000 रुपीज़ अभी तक के लग चुके हैं। तो आपने फ़ीस भी भर दी है, आपके सारे स्टेप अब तक स्मूथली जा रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप आ जाता है GIC। GIC का मतलब होता है गारंटेड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। तो एज अ स्टूडेंट आपको कनाडा में आना है तो आपको $10,000 यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। ये कुछ इन्वेस्टमेंट मतलब ये आपके ही पैसे हैं, लेकिन आप यहाँ की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट करती है कि पहले से ही यहाँ के आप अपने बैंक अकाउंट में $10,000 डाल दो। इसका रीज़न ये हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद स्टार्टिंग में आपके पास जॉब नहीं होगी, या बीच में कभी भी जॉब ना हो, तो ये पैसा आपके पास रहे, कभी भी ज़रूरत होने के कभी भी जब ज़रूरत पड़े, है ना। तो आप जैसे ही यहाँ पे लैंड करते हो, $2,000 आपको फर्स्ट मंथ में ही मिल जाते हैं। उसके बाद हर मंथ 670 के करीब अप्रॉक्सीमेटली हर मंथ आपको मिलते रहते हैं। 12 महीने का ये होता है। आपको $10,000 आपको आपके खुद मिल जाते हैं, लेकिन वो कनाडा आने के बाद ही मिलते हैं। लेकिन ये $10,000 आपको इंडिया से ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब $10,000 मतलब इंटू 60 मान लेते हैं, तो आपको 6 लाख रुपए और एडिशनल लग गए। तो अब कितना हो गया, 9.5, और ये अब हो गए कि अब मैं टोटल कर रहा था, तो टोटल हो गया 15,40,000 के करीब आपका अभी तक का खर्चा हो चुका है, ठीक है। अब आपका GIC भी हो गया, आपको उसका सर्टिफिकेट भी मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप हो जाता है आपका मेडिकल चेकअप, ठीक है। आपको गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कुछ जगह होती है, वहाँ पे आपको अपना मेडिकल चेकअप कराना होता है। अब ये मेडिकल चेकअप की रेंज हो जाती है 5 से 10,000 रुपये लग जाते हैं। बेस्ड अपॉन आप डिफ्रेंशिएट इसलिए करता है, अगर आपका कोई टैटू है तो एडिशनल कुछ लगता रहता है, कितने टैटू उस बेस पे। तो एवरेज मान लेते हैं यार 10,000 रुपये लग गए इसके। मैं 10,000 एवरेज मतलब इतने लगते ही नहीं, लेकिन मैं राउंड ऑफ करने के लिए अब कह रहा हूँ 10 लाख रुपये हो गए। तो 10,000 रुपये और लग जाता है मेडिकल चेकअप का। तो अभी तक खर्चा हो गया है 15,50,000, ठीक है। अब रेडी हो फाइन, मेरे ख्याल से अब आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब फाइनली वीज़ा अप्लाई करने के लिए आपके पास कॉलेज से ऑफ़र लेटर आ चुका है, आपके पास मेडिकल चेकअप का है, आपने फ़ीस भरी है उसका डॉक्यूमेंट है, आपके पास GIC जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है $10,000 की, ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं। अब आप फाइनली आप वीज़ा अप्लाई करोगे, ठीक है। अब वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है अराउंड 8,000 रुपीज़ ऑन एन 8,000 हाँ $8,000 है अप्रॉक्सीमेटली। तो अब इसका अब एप्लीकेशन फ़ीस 8,000, तो आप और एडिशनल 50,000 इस सम में ऐड कर लो, तो आपका 16 लाख रुपए अभी तक लग चुका है, ठीक है। 1 साल का मैं बता रहा हूँ अभी तक आपको, क्योंकि इसमें मैंने अभी तक आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस जोड़ी नहीं है। 9 लाख अगर आप पहले से अगर जोड़ना चाहते हो कि हाँ मुझे इतना खर्चा लगा है, तो इस 16 लाख में 9 लाख रुपए और जोड़ लो, तो 25 लाख लग जाएगा। लेकिन मैं कनाडा आने से पहले का खर्चा बता रहा हूँ, तो 16 लाख रुपए अभी तक लग चुके हैं, ठीक है। तो अब फाइनली खुशखबरी आ चुकी है, आपका वीज़ा लग चुका है, आप कनाडा फ्लाई करने के लिए तैयार हो, ठीक है। 16 लाख रुपए आपके कुछ दिनों में आप डिपेंड करता है कितने दिन लगता है। मैंने तो भाई 18 महीने वेट किया था वीज़ा लगने का। मेरे कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशन थी, कोविड का टाइम था। आपका आज के टाइम पे मेरे ख्याल से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 महीने में शायद, इतना भी नहीं लगे, क्या पता। इतनी देरी में आपका वीज़ा आ जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, आपको उड़ान भरनी है,
हैं, आपको कनाडा उड़ना है तो आपकी टिकट लेनी है भाई। अभी मेरे ख्याल से आपको मिल जानी चाहिए यार 50 लाख तो कम बता रहा हूँ, शायद 1 लाख के अंदर अंदर मिल जानी चाहिए। एवरेज लगा लेते हैं यार 70-80 हज़ार रुपये आपके लग जाते हैं। मैंने तो 2 लाख रुपये देखी थी कोविड के टाइम पे, 5 दिन इजिप्ट में रुका था, ऐसे करके आया था, लेकिन अभी काफ़ी चीप हो चुका है। तो 70 लाख रुपये आपका, और सॉरी 70,000 रुपये और जोड़ लो, अप्रॉक्सीमेट फिगर बता रहा हूँ, तो 70,000 रुपये आपने और जोड़ लिए, ठीक है। अब आपने टिकट ले ली, अब आप थोड़ी बहुत शॉपिंग करोगे, है ना, आप कपड़े ख़रीदोगे, है ना, और लगेज बैग लोगे, बड़े सूटकेस लोगे। अब इन सब का खर्चा मैं मान लेता हूँ, सूटकेस वगैरह, कपड़े वपड़े सब लेने वेने का खर्चा, अब और क्योंकि आपको सब कुछ लेना है, आपको यूटेंसिल्स लेने हैं, बर्तन मांज सब लेने हैं, है ना, तो और 50,000 जोड़ लो, मान लो, ठीक है। तो 70,000 टिकट के, और ये 50,000 और जोड़ लो, तो आपके 1,20,000 रुपये और जोड़ लो, तो ऑलमोस्ट 17,20,000 के करीब आपके लग चुके हैं, ठीक है। अब सब रेडी है, अब आपको क्या करना है, कुछ पैसे और जोड़ने हैं ऐसा कैश आपको। अगर जब आप फ्लाई कर रहे हो तो कुछ रिकमेंड करता हूँ मैं कि आप कुछ कैश ना लेके आना, कैनेडियन करेंसी में, स्टार्टिंग के टाइम पे काम आएगा, क्योंकि आप जैसी लैंड होगे आपको अगले दिन या 2-3 दिन में आप बैंक में जाओगे, आप अपना GIC के पैसे निकालोगे, फिर उसके बाद जॉब लगेगी, बाद में पैसे मिलेंगे। तो स्टार्टिंग के लिए ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज $500 ले आना। $500 मान लो 30,000 रुपये के करीब ले आना है, कि यार मेरे को, आपको ट्रैवल करते टाइम एयरपोर्ट पे कुछ खाने का मन कर गया, भूख लग गई, या इमरजेंसी के लिए, और यहाँ पे आने के लिए टैक्सी में आओगे अगर आप घर के लिए, ठीक है, तो 30,000 रुपये और जोड़ लो, तो 17,50,000 रुपीज़। और ये भी हो सकता है कि आप इंडिया से ही आपने यहाँ पे बुक कर लिया, आपने रेंट, तो इंडिया से ही पैसे दे दिए, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा इंडिया से पैसे यहाँ पे रेंट के लिए भर दो, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्कैम हो सकते हैं कि बंदा पैसे ले ले और फिर उसके बाद दिखे नहीं। तो रिकमेंड ये करूँगा यहाँ पे आके पैसे दे दो, आप उसको बोल दो 2 दिन में मैं बैंक में जाके आपको पैसे दे दूँगा, नहीं तो वो पैसे भी आप इंडिया से ले आना इन कैश, लेकिन पहले से मत देना इंडिया में जब हो, ठीक है। तो ये खर्चा और जोड़ लो, तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली आपके 18 लाख रुपए हो गए हैं, ठीक है। तो यही है खर्चे। अगर आप सेकेंड ईयर की भी फ़ीस पहले ही जोड़ना चाहते हो तो आपके 27-28 लाख या हाँ इसके करीब लग जाए पहले से। अगर आप मास्टर्स कर रहे हो तो मास्टर्स की ऑलमोस्ट फ़ीस डबल हो जाती है, तो मैं कह रहा हूँ 18-20 लाख रुपए और जोड़ लो, तो ऑलमोस्ट कितने हो गए, 48 लाख 50 लाख आपका खर्चा बन जाता है। अगर आप दोनों ईयर की फ़ीस भी भर के आते हो तो, नहीं तो 38 लाख के करीब, मतलब आप समझ रहे हो मेरी बात। मैं ओवरऑल कॉस्ट बता रहा हूँ, आपके लग गए हैं 18 लाख रुपए अगर आप कनाडा आने के पहले के खर्चा अगर आप लगाना चाहते हो, ठीक है। 18 लाख रुपए लग गए, और बाकी आपकी सेकेंड ईयर की फ़ीस आप यहाँ पे आके भर रहे हो। तो यही था वीडियो में। मेरे को आप लगता है कि मैंने आप सब कुछ कवर कर लिया। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं कोशिश करूँगा वीडियो यार फिर से रेगुलर हो जाऊँ। प्लीज़ सपोर्ट करते रहना, और कुछ भी क्वेश्चन हो वगैरह हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं कोशिश करूँगा वीडियो ज़रूर बनाऊँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।